तो सर आपके हिसाब से जो लाल किताब है वो क्या है? किसी विषय को ना जब तक आप 10 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने कहा यार 2 उपाय लिखे हमारे के अंदर कि आपके बेटा हो सकता है, उसमें 2 कंडीशन है। नंबर 1 कान में सोना पहनो, नंबर 2 आपके घर में कुत्ता पालो। अब मेरे फादर 19 अगस्त 2018 को मेरे बेटा हुआ है और 18 अगस्त 2018 को मेरे फादर 2 कुत्ते के पिल्ले लिया है। बेटा होना था, एग्री। कोई ये नहीं कह सकता कि अजी हाँ कुत्ता पालने से या कान में सोना पहनने से अगर बेटा हो जाता तो दुनिया पाल लेती। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि एक रात पहले मेरा बापू लाया क्यों। इतनी पढ़ाई करने के बाद एक ऐसी चीज जो पता नहीं कब कहाँ किसी ने लिख दी, आप उसको शास्त्र बोल लीजिए, आप उसको लाल किताब बोल लीजिए, उसके ऊपर अगर हमें विश्वास करना हो लेकिन हमारा मन अलाउ नहीं कर रहा तो क्या करना चाहिए? राम जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वो कैसे दिखते? उनके हाथ में धनुष है, बाण है। किसने बताया आपको ये? पहले से जो फोटो बनी है या रामायण में लिखा है? रामायण में लिखा है। तो उसका मतलब है कि जो लिखा है हम भी तो वही पढ़ा रहे, हमने थोड़ी किताब लिखी। और जिसने लिखी है उसने 1939 में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय वो किताब लिखनी शुरू करी और उसको लिखते लिखते 1952 में उन्होंने किताब छापी। तो मैं तो 1952 वाली किताब को ही तो पढ़ा रहा हूँ। मेरा भरोसा कैसे बनेगा आपको? आज के समय में जहाँ पर हम लोग एआई की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लाल किताब की बात करते हैं। लाल किताब के अंदर समस्या का समाधान है, लाल किताब के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं, वो बताई गई हैं जिसको अपना कर हम अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या एक किताब जो आज से कितने साल पहले लिखी गई थी उसमें आज की समस्या का समाधान, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति का जो 5 साल पहले, 10-15 साल पहले पैदा हुआ है, लिखा हो सकता है? शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, लेकिन उसको जानने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। तो आज दिव्य संकेत में हम लेकर आए हैं CIL गुरु दीपक गुप्ता जी को, जो हमें शायद बता पाए कि लाल किताब क्या है या पूरी तरह समझा पाए कि लाल किताब को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस मार्ग को अपनाना चाहिए। तो आइए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं CIL गुरु दीपक गुप्ता जी के साथ। सर, स्वागत है आपका दिव्य संकेत में। धन्यवाद सर, ज़्यादातर चीज़ जब हम आज की डेट में हम बात करते हैं तो हमें लोग बोलते हैं कि तुम जो है ना ऐसा करो तो तुम्हारी चीज़ ये ठीक हो जाएगी, तुम्हारे साथ ये बुरा हो रहा है तो तुम एक काम करो, इस व्यक्ति के साथ मत रहो, या तुम्हारे साथ ऐसा कोई ना कोई इंसान है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारा अपना, तुम्हारा फैमिली मेम्बर जो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा कर रहा है, या जिसके नक्षत्र जो है तुम्हारे नक्षत्र को बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन आपको सच में लगता है कि ऐसा होता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से। अगर कोई मेरा पारिवारिक मेंबर है जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे साथ उठता बैठता है, जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, वो मेरे लिए या मेरे लिए उसकी इंटेंशंस बुरी कैसे हो सकती है? और आप जो है लाल किताब के ज्ञाता हैं, आपने उसका अध्ययन किया है। अब किसी को भी मैं पूछूंगा कि आप लाल किताब के बारे में जानते हैं तो आज की डेट में सारे व्हाट्सएप गुरु बने बैठे हैं। लेकिन आप CIL गुरु दीपक गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली में ऐसा होता है? क्योंकि मैं नहीं मानता इस बारे में। देखो जी, एक्चुअली में ऐसा होता ही है। अगर किसी व्यक्ति का ग्रह कोई खराब है तो उस व्यक्ति के ग्रह को उसने तो खराब नहीं किया, कुदरत से लेके आया वो। कभी कभी जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान में शायद तरक्की ना कर पाए, हम मकान बदलते हैं। हमने बहुत जगह देखा है कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है, माता पिता इरिटेट होकर उसका स्कूल चेंज कर देते हैं और वो दूसरे स्कूल में अच्छा पढ़ने लगता है, टॉप कर जाता है। वहां तो सर उसको टीचर अच्छे मिल जाते हैं ना। सिलेबस तो वही है। ये भी हो सकता है कि उसी स्कूल में उसके पेरेंट्स पढ़े हो तो टीचर तो 4th क्लास में जो था 5th क्लास में तो टीचर चेंज हो जाएगा, 6th में भी चेंज हो जाएगा। स्कूल चेंज होने के बाद ही क्यों हुआ? या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो 4-5 साल के बाद उन्होंने जगह बदली, बेबी हो गया। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम भाई के साथ काम कर रहे हैं, हमने सुना भी है कि भाई ने नुकसान दे दिया। वो हमारे पास तब आया जब भाई ने नुकसान दे दिया। हो सकता है कि उसी समय कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ, सेम टाइम, एक आधे मिनट का डिफरेंस। वो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला हो, उसने बोला हो कि भाई ऐसा है कि शायद आपकी अपने भाई से नहीं बनेगी, तो हो सके तो आप भाई से दूरी बना लो।
अब दो बच्चे जो पैदा हुए थे एक ही समय पे, जो 1 मिनट के डिफरेंस में हुए थे, वो अलग अलग जगह गए। एक गया जिसको बोला गया कि आपका भाई से शायद आपकी नहीं बनेगी, नुकसान हो सकता है, तो भाई से दूरी बना लो। एक गया नहीं और वो भाई के साथ रहा, तो वहां जाके जो भाई के साथ रहा उसका तो नुकसान हो गया, लेकिन जिसको किसी ने भी मशवरा दिया उसका फायदा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये बातें होती हैं और तर्कसंगत हैं। अगर किसी का प्लेनेट खराब है तो उसके लिए वो खराब है, उसमें किसी की जरूरत नहीं होती है। तो ये मैं मान सकता हूं कि कहीं कहीं पे हम लोग भी कहते हैं कि आप बेटे से अगर दूरी बनाएंगे तो बेटे की लाइफ बेटर हो जाएगी। तो बेटे की लाइफ बेटर करने के लिए दूरी बनाई जा रही है, ये नहीं कि अपने लिए बनाई जा रही है। अब जैसे कि मेरे बेटे का राहु 11वें घर में है, तो वहां पे ना एक बात बोली गई है, जन्म जहां बच्चा लेता बाप वहां रहता नहीं। मतलब जिस मकान में बच्चे ने जन्म लिया है उस मकान में बाप को नहीं रहना चाहिए। मैंने उसी मकान से कुछ दूरी पे एक मकान और ले लिया, मैंने वहां रहना शुरू कर दिया। मैं 4 दिन उस मकान में रहता हूं जहां पे मैंने नया लिया है, और 3 दिन में उस मकान में रहता हूं जहां मेरा बेटा है। बल्कि मैं पूरे दिन तो उस मकान में रहता हूं जहां मैं हूं, बाकी 3 दिन मैं वहां सोने चला जाता हूं, 4 दिन में नए वाले मकान में सोता हूं। मैंने एक मकान और बना लिया। मेरा बेटा 7 साल का है। अब यही मैं, कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आता और मैं उसको ये बात बोलता कि बॉस आप ना बेटे से थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि आपको उस मकान में नहीं रहना जहां पे आपका बेटा है। वो कहता जी मेरा तो इकलौता बेटा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जब मेरे लिए पॉसिबल है, मैं किसके लिए कर रहा हूं? बेटे के लिए। आप किसके लिए कमा रहे हैं? बेटे के लिए। आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपने पिता के लिए, माता के लिए। आप ही का ग्रह खराब है ना जी। हमने ओवरऑल दुनिया को तो नहीं बोला कि आप अलग हो जाओ, आप दूर रह लो, ये आपको नुकसान देगा। हम तो उसी व्यक्ति को बोल रहे हैं जो व्यक्ति हमारे पास मशवरा ले रहा है। बट सर एक बात बताइए, आप फाइनेंशियली संपन्न हैं भगवान की दया से, या आपने अपनी मेहनत करके इतना धनार्जन कर लिया है कि आप दूसरा मकान ले सकते हैं। अब कोई दूसरा मकान नहीं ले सकता तो किराए पे चला जाए। कहाँ लिखा है कि वहां पे अपना मकान नहीं लेना है? और गलती से अगर बेटे को तकलीफ हो गई तब क्या करेगा? मैंने तो राहु 11 नहीं करा ना, उसका बच्चा लेके आया ना बाई बर्थ। मैंने उसको परेशान नहीं किया। पिछले जन्मों का कर्माद है, वो अपने पिता को छोड़ के आया होगा, इस जन्म में उसको अपने बेटे को छोड़ना पड़ रहा है। और मान लो नहीं छोड़ता है, जब बेटा 12, 13, 15 साल का होगा, जब बेटे को हॉस्टल भेजेगा, बेटा हॉस्टल से जब ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आएगा, तब व्यक्ति नहीं बोल सकता कि जी मैं तो बेटे को नहीं छोड़ूंगा। जब बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात आ रही है, कनाडा भेजने की बात आ रही है, तब व्यक्ति कंप्रोमाइज करने को तैयार है। ठीक है जी, मैं अपने बेटे को भेज दूंगा। लेकिन एक जो व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है, जो व्यक्ति कंसल्टेंसी दे रहा है, उसके कहने पे उसको बुरा लग रहा है कि जी आप तो मुझे बेटे से अलग कर रहे हो। ये कौन सी तर्कसंगत बात हो गई? ठीक है सर, लेकिन अब कई होते हैं जिनको संतान प्राप्ति ही नहीं होती है। अब जब संतान प्राप्ति नहीं होती है तो उसमें ज्योतिष में इसको कैसा देखा जाता है? क्योंकि आप जो है, आप हर चीज को दोनों नजरियों से देखते हैं। आप उसको प्रैक्टिकल भी देखते हैं, और जो आपने पढ़ाई करी है, जो थ्योरी के हिसाब से भी आप उसको मापते हैं, और आकलन करने के बाद आप बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए। तो अब जिसको संतान नहीं हो रही है वो, क्योंकि देखिए आपने अभी बताया कि बेटे के सुख के लिए अगर पिता को दूर जाना हो तो वो चले जाए, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन किसी को संतान ही नहीं हो रही है तो वो क्या करे? इसमें ग्रह नक्षत्र कहाँ से आ गए? ये तो मेडिकल इशू होगा। एग्जैक्ट। संतान ना होना ये दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, परिस्थिति। आज के टाइम में एक तो शादियां लेट हो रही हैं, दूसरा ऊपर से स्ट्रेस लेवल इतना है, तीसरा जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को इतना पता है कि अगर बेबी होगा यार, उसकी पढ़ाई का भी है, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट भी है, फिर उसकी आगे का पूरी उसकी लाइफ के बारे में भी देखना है। मेरी सैलरी 35,000 रुपये है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, लोग ना अपने कुल पुरोहित के स्थान को भूल गए। कुल पुरोहित? कुल पुरोहित हमारे दादा पिता उनके पिता किसी ईश्वर को मानते थे, किसी देवी को मानते थे, किसी देवता को मानते थे, किसी स्थान को मानते थे, किसी मजार को मानते थे, किसी पीर बाबा को मानते थे। आज हम नहीं मानते। क्यों?
हमारे बाद हमारे दादा पिता ने वहां जाना छोड़ दिया, वो गए नहीं, हमें बताया नहीं, ये रीजन है। तो एक उपाय है जो कॉमन सबके लिए ही है। वहां पे कहा जाता है जब संतान नहीं होती, गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुखों दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे, माया मिले जरूर। कुल कुल मतलब संतान, वंश। अभी गुरु ग्रह की जो बात करेगी, कौन सा गुरु? भैया तेरा खानदानी गुरु। खानदानी गुरु को भूल गए। हमारे पिताजी, सपोज कीजिए, मैं जैसे इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं, इलाहाबाद में हमारे एक गांव है, गांव के अंदर एक हमारा पूर्वजों का स्थान है। मैं नहीं जाता, मेरे पे टाइम नहीं है, ये भी हो सकता है, या मैं नहीं मानता, मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हो गया हूं जी, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। नहीं मानता था तभी मेरे बेटा मेरे 43 की एज में हुआ। शादी तो पहले होगी, 43 में क्यों हुआ? क्या पहले मैं वाइफ के साथ मिलता नहीं था? 2 बेटी हैं, माना, गए, फादर लेके गए, बेटा हो गया। बहुतों को जगह नहीं पता, अब क्या करें वहां पे? तो गुरु का उपाय करना है। कौन सा करना है भाई? अपने कुल देवता को ढूंढो, अपने जठेरे ढूंढो, अपनी वो स्थान ढूंढो जहां पे आपके माता पिता आपको शादी से पहले, शादी के बाद लेके गए, माथा टिकाया। हमने वहां जाना छोड़ दिया जी। बट सर एक बात बताइए कि आज की डेट में जहाँ पे इतना कंपटीशन है, इतनी भागदौड़ है, अब मैं कैसे इस चीज का समय निकालूं? पहले तो मैं पूरी तहकीकात करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि जी कहाँ पे हैं, कौन है। अब मेरे माँ बाप को हो सकता है उनको भी ना पता हो, अब मेरे दादा, उनके पड़दादा, या मेरे पड़दादा जो थे, पड़पौत्र जिनको बोलते हैं, उनको पता था, नहीं पता था। अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा उनको? ये प्रॉब्लम आपकी है। कोविड के टाइम पे एक इंजेक्शन डॉक्टर लिख के देता था, ले आओ, सदर बाजार भागो, सफदरजंग भागो, यहाँ भागो, मेडिकल स्टोर पे सेटिंग करो, यहां से मंगाओ, 90,000 का इंजेक्शन है। प्रॉब्लम उसकी है ना जी। अब नहीं पता, ये प्रॉब्लम हमारी है। कुदरत ने तो बता दिया भाई तेरा केतु खराब है, तू उसे ठीक कर। अब यहां पे ये भी तो हो सकता है ना कि मान लो आप अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं, आपकी सोसाइटी में आपके पास, घर के पास कोई एक मंदिर है, वहां के पुजारी को आप बुलाते हैं, या उस मंदिर में आप कंटिन्यू जाते हैं, तो आप उसको अपना कुल पुरोहित मान लो फिर, कि भैया अब आगे से मेरे घर में जो भी अच्छा बुरा कार्य होगा, पंडित जी आप ही आएंगे, मेरे आज से आप मेरे लिए कुल पुरोहित हैं, क्योंकि मुझे अपने कुल पुरोहित का स्थान नहीं पता है। अब आदमी उसमें भी ना जाए। और प्रॉब्लम कहां पे आती है हमारी? मान लो मैं किसी मंदिर में जाता हूं और मैंने घर में पूजा रखाई और मेरे उस पंडित से बहुत अच्छे टर्म्स हो गए। पंडित जी ने जब कथा संपन्न करी तो वहां पे जो 10-5 लोग बैठे थे, तो पंडित जी ने, मैंने पूछा पंडित जी कितने पैसे दूं, आप कितनी दक्षिणा दूं? तो पंडित जी ने मेरी प्रोफाइल देख के बोला, जजमान 5100 रुपये दे दो। और वहां मैंने मजाक मजाक में ये बोल दिया, पंडित जी क्या यार पंडित, तुम्हारा मुंह खुल गया, तुम्हारा पेट निकल गया, तुम तो यार हद से ज्यादा मांगने लगे। मैंने अपने कुल पुरोहित का फिर अपमान कर दिया। हम मजाक मजाक में ना बहुत बार बोल देते हैं, अरे यार ये पंडित है। असली पंडित वही जो गाल बजावा। असली पंडित वही जो गाल बजावा मतलब जिसे मंत्र का उच्चारण आता हो, जिसे पूजा पाठ करना आता हो। अब ऐसा पंडित है जो मन ही मन में मंत्र पढ़ रहा, मैं सुनाई नहीं दे रहा, वो कहता है जी ये अंदर ही अंदर पढ़े जाते, सुनाई नहीं देते। तो हम जाने अनजाने में किसी ब्राह्मण का जब दिल दुखाते हैं, तो हम वहां भी अपने कुल पुरोहित का अपमान करके अपनी संतान न होने का रास्ता बना देते हैं। तो CIL गुरु दीपक गुप्ता जी के अनुसार अगर मेरे से कोई पंडित 11,000 रुपये मांगता है, 21,000 मांगता है, और उस समय मुझे उनको दे देना चाहिए? साजी बात है साहब, अगर आपने 50 लाख का मकान लिया है, 15 लाख उसमें लगाए हैं, 4 लाख रुपए का आप खाना कर रहे हैं, और अगर पंडित जी ने आपके 3 घंटे लगा के आपके मकान का मुहूर्त करके 11,000 मांग लिए, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं मांगी है। बेसिकली क्या ना, हम पंडित को ही थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज करते हैं, सोचते हैं कि 2100 में टलने वाला व्यक्ति है। लेकिन अमीर आदमी तब बनता है जब उसके हिस्से का पैसा कोई और कमाता है।
मैं अगर किसी से 5,000 मांग रहा हूं तो मतलब वो व्यक्ति जो मुझे 5,000 दे रहा है वो मेरे हिस्से का 5,000 कमा कर बैठा है, तभी मैं उससे 5,000 मांग रहा हूं। वरना वो शायद मना कर देगा। हो सकता है शायद ये बोल देगा कि पंडित जी फिलहाल 5,000 रखो, बाकी मैं आपसे मंदिर में आके बात कर सकता हूं। ये भी एक तरीका है। मुंह पर 10 लोगों के सामने बेइज्जती करने से अच्छा तो यही है ना, पंडित जी फिलहाल आप 5,000 रखो, बाकी मैं अभी मंदिर आता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्यों, बेटर है कि नहीं है? हाँ, ये कहा जा सकता है। यही करना चाहिए। हम्म, हम एक छोटी सी गलती, हम अपनी पूरी कुंडली खराब कर लेते हैं, पूरी कुंडली खराब कर लेते हैं। सर, कुंडली जो है उसके अंदर अलग अलग ग्रह होते हैं, अलग अलग घर कहा जाता है उसके अंदर है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है या कौन सा घर है जिसके बारे में आपको लगता है, आपके शिक्षा की वजह से, आपकी प्रैक्टिस की वजह से, या जो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि इस ग्रह को अगर ठीक कर लिया तो पूरा क्लॉक सर्कल जो है वो ठीक हो जाएगा? जैसे वो कहते हैं ना कि एक जगह एक प्रॉब्लम सही कर दी तो पूरा सिस्टम जो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ग्रह है या ऐसा कौन सी चीज़ है कुंडली के अंदर जो आपको लगता है कि इस चीज़ को ठीक कर देना चाहिए एक से? नहीं, एक ग्रह तो नहीं है। या तो हमें शुरू से पढ़ाया जाता साइंस में कि सूर्य में, सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, तब तो पढ़ाया जाता कि एक ही ग्रह महान है। आपको कुंडली में एक तो 12 घर हैं, 9 ही ग्रह हैं। अब सिंपल सी बात मान लीजिए कि आपके परिवार में 9 सदस्य हैं, आप एक सदस्य को अपना बना के 8 से नहीं जीत सकते, या 8 से बनाकर 1 से नहीं जीत सकते। आपको सबको ही मैनेज करना पड़ेगा। कुंडली आपसे क्या चाहती है, डिमांड क्या है? सपोज करो किसी व्यक्ति की कुंडली है, उसकी कुंडली के अंदर मंगल पहले घर में बैठा हुआ है। कुंडली की डिमांड क्या है? कुंडली की डिमांड है तुम्हारे भाई होना चाहिए, उसका भाई नहीं है। अब वो क्या करे? उसकी गलती तो नहीं है, गलती तो माँ बाप की है, या साइंस की है, या माँ बाप की है। हो सकता है ये 3 बहन के बाद हुआ हो, माँ बाप ने अगला रिस्क ना लिया हो। एक व्यक्ति और है जिसका मंगल पहले घर में, उसके 3 भाई हैं। अब कुंडली की दूसरी डिमांड क्या मंगल एक के लिए, कि भाई 14 से 28 साल की उम्र में तुझे अपने पिता से दूर जाना है, पढ़ने चला जा, जॉब करने चला जा, बिजनेस करने चला जा, किसी वजह से चला जा, या पिता दुनिया से चला गया, ये भी हो सकता है, या पिता ही विदेश सेटल हो गया, या पिता की जॉब ऐसी थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, बेटा यहां रह गया, पिता चेन्नई चला गया, ये भी हो सकता है। कुंडली की तीसरी डिमांड क्या है? तू सांवला होना चाहिए। अब वो व्यक्ति गोरा है हद से ज्यादा। कुंडली की चौथी डिमांड क्या है कि भैया तू अगर शरीर से हष्ट पुष्ट है तो तुझे सरकारी महकमे में जाना चाहिए, LIC का एडवाइजर बन जा। कुछ नहीं बन सकता तो RTO के बाहर खड़ा होकर सरकारी फॉर्म भरना शुरू कर दे, आधार कार्ड का सेंटर लेके काम करना शुरू कर दो। कुंडली की डिमांड है ना, इसमें कहीं उपाय आया कि आपको 5,000 खर्च करने हैं, 50,000 खर्च करने हैं, 25,000 खर्च करने हैं? ऐसा तो कहीं नहीं आया। कुंडली की डिमांड ही यही है। अब वो डिमांड में चारों डिमांड हमारी पूरी नहीं है, तब क्या आप मंगल को ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते। भाई कुंडली आपसे क्या चाह रही है? किसी का बृहस्पति पहले घर में है, कुंडली ये चाहती है कि इल्म राज खजाना, इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, तू मास्टर डिग्री ले ले। एक ने ले ली, एक नहीं ली। फिर कुंडली ये कहती है कि ज्ञान बांटो, कंसल्टेंसी का काम करो, सरकारी महकमे में जाओ, सरकारी महकमे में ना जाओ तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ। एक व्यक्ति के पास डिग्री है मगर लेकिन वो किसी लाला की दुकान पे काम कर रहा है। हो सकता है वो हैंडीकैप हो सकता है उसको बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है घर की हालात ऐसे हो कि वो दूर नहीं जा सकता। ये प्रॉब्लम उसकी है। प्लेनेट की तो डिमांड ये है। प्लेनेट कहता पढ़ लो। अब लोग कहते हैं जी बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्या उपाय करें? भाई बच्चे को समझाओ किसी तरह से, बाई हुक एंड बाई हुक। हमारे माता पिता ने भी सुबह 5 बजे मार मार के साला 10वीं के पेपर के टाइम पे सुबह 5 बजे जगा देते थे। बाकी पूरे दिन नहीं, पूरे साल नहीं जगाया, लेकिन पेपर के टाइम पे जगाया। आप जगाओ ना। और पास होने का एक ही मंत्र है। स्कूल 314 दिन खुलते हैं, 310 दिन खुलते हैं, 290 दिन खुलते हैं। 290 दिन स्कूल जाना है। जो रेगुलर स्कूल चला गया भाई साहब फेल तो होगा नहीं, गारंटी है।
कहते हैं प्रशिक्षण में बहाया गया पसीना युद्ध के समय खून गिरने से बचाता है। ये तो मानते हो ना जी। तो कुंडली की जो डिमांड है, जो 9 प्लैनेट की डिमांड है, जो अलग अलग घर में बैठे हैं, हमें खाली उसकी वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए जो मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी परिवार की ग्रोथ के लिए जरूरी है। चलिए सर, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूँ और दो में सहमत कर दिए। मैं ये आपको कहता हूँ कि आपने बोला कि कुंडली की डिमांड रखनी चाहिए और ये करना चाहिए। कई बार कई लोगों के कुंडली में सरकारी योग है। मेरे खुद के कितने दोस्त हैं जिनको मैंने जानता हूँ, जो कहते हैं कि यार मैंने तो पूरी पढ़ाई करी है, वो सब किया है और कंपटीशन में भी जा रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। और जबकि पंडित जी को भी दिखा दी कुंडली वगैरह, सरकारी योग है। तो ऐसा क्या, मतलब ऐसे कौन सी योग फिर बनाएं, कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह की बात देखें कुंडली के अंदर कि वो सरकारी नौकरी मिल जाए? क्योंकि एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक ऐसे शख्स से मिला जो राजस्थान में, उसने जो राजस्थान के टीचर का पेपर होता है वो दिया, एक बार नहीं 3 बार दिया, नहीं हुआ। अच्छा खासा पढ़ने वाला व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी टीचर होते हैं उसका पेपर उसने दिया, 2 बार दिया, नहीं हुआ। 5 बार उसने सरकारी पेपर दिए सर, जबकि उसको बोल रखा था किसी ने कि आपका तो योग ही सरकारी के अंदर है, उसी के अंदर आपका जीवन यापन होगा जी। उसके बाहर कहीं पे जाओगे तो हमेशा परेशानी में रहोगे, भाग दौड़ में रहोगे। लेकिन फिर भी उसका नहीं हो रहा था, तो फिर उसमें हम क्या माने और क्या करें? देखो, ऐसा है कि हर ग्रह नौकरी देता है, हर ग्रह, एवरी प्लैनेट पैसा देगा, एवरी प्लैनेट सब मैरिज देखते हैं, हर ग्रह, क्योंकि हर परिवार का सदस्य एक ना एक रिश्ता बनाता है। छोटा भाई है तो भाई है, लड़की है तो बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। तो जब नौकरी की बात आती है ना, कम से कम मेरे हिसाब से तो 70-80 पॉइंट होते हैं जी कुंडली के अंदर जो नौकरी को इंडिकेट करते हैं। 70-80 पॉइंट। और हम ना एक पॉइंट को देख के बोल देते हैं। जैसे मैं 2-4 का एग्जांपल लूंगा। किसी व्यक्ति का सूर्य 8वें घर में बैठा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का जन्म दोपहर का है। सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति का जन्म जो है ना दोपहर को 1:30 बजे से लेके शाम को 5:30 के बीच का जन्म है, तो मोटे तौर पर मान लीजिए कि सूर्य 9 या 8 में आएगा। सूर्य 8 में एक बात बोलेगी, अगर तू दुनिया से कड़वा व्यवहार बनाकर रखेगा तो कभी जिंदगी में ऊंचाई पर नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। अब जिसकी आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति मेहनत तो सरकारी के लिए कर रहा हो, लेकिन जब घर पे उसकी मम्मी, उसका भाई, उसके फादर कहते हो भैया पढ़ाई 2 मिनट बात कर लियो, पहले खाना खा ले, हो सकता है वो इरिटेट करके बोलता हो, उसकी भाषा थोड़ी सी कड़वी हो, दिल का बहुत साफ है मगर भाषा कड़वी है। तो सूर्य 8 वाला जितना ज्यादा नर्म भाषा में बात करेगा, सरकार में ऊंचे पद पे प्राप्त करेगा। दूसरा, हमने देखा होगा, हम कुछ लोग ना रोज मंदिर जाते हैं, या हमारे घर की लेडीज या बहुत से लोग हमने देखे मंदिर जाते हैं, थाली के साथ में एक लोटा भी रखते हैं और थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी भी लेके जाते हैं, है नहीं? तो अगर किसी का बृहस्पति पहले घर में है, बृहस्पति चौथे घर में है, तो अगर उसके घर का कोई भी सदस्य मंदिर में दूध, चावल, चीनी देता रहा तो इस व्यक्ति के घर में सरकारी पैसा आएगा। अब मान लो, मैं एक एग्जांपल मैं अपने पे ले लेता हूं। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं और मैंने अपने घर में किसी एस्ट्रोलॉजर से बोल के सुना कि भैया दीपक जी आपको पूजा नहीं करनी, और मैंने अपनी वाइफ को मंदिर भेजना बंद कर दिया कि नहीं यार मंदिर मत जाओ, किसी ने मुझे बताया है। लेकिन मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि भाई तेरा बृहस्पति चौथे घर में बैठा है कि तुझे और तेरे घर के किसी मेंबर को दूध, चावल मंदिर में देना है, तो तुम्हारे घर में सरकारी पैसा आएगा। मैं पेपर देता कि मेरी नौकरी लगी नहीं। किसी व्यक्ति का चंद्रमा 5वें घर में बैठा हो तो वहां पे फिर एक बात बोली गई है कि जितना ज्यादा मीठा रहेगा और जितना ज्यादा अपने बच्चों पर पैसा खर्च करेगा, उतना ज्यादा तेरे घर में सरकारी पैसा आएगा। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है चंद्रमा 5वें घर में हो सकता है कुछ के बच्चे ही ना हो, बिल्कुल ये भी हो सकता है कुछ की सरकारी नौकरी लगी हो मगर मुंह का कड़वा है, 2 साल लगी छोड़ गई। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो शुरू से बाई बर्थ ही इतना मीठा हो, बेटा नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई है, तो भी सरकारी नौकरी लग सकती। तो ग्रह की डिमांड हर जगह ना एक डिफरेंस है। बार बार लाल किताब ये कहती है कि भैया आप अपनी भाषा को अगर सुधारेंगे, अपनी भाषा पर संयम रखेंगे,
साथ में एक बात और बोलेगी, अगर चंद्रमा किसी का 5वें घर में, सरकारी नौकरी लग जाए तो 2 बातें और ध्यान रखनी है, जुबान नरमी की और धंधा गर्मी का। मतलब अगर नौकरी लग गई तो मीठा बन के रहे, और अगर बिजनेस कर रहा है तो कड़वा बन के रहे, क्योंकि बिजनेस कर रहा तो सरकारी तो चाहिए नहीं उसे। तो वहां पे उसको हिदायत मिली हुई है कि भैया जुबान नरमी की और धंधा गर्मी का। तो वो भी हमें उस चीज पे, हम ना बेसिकली क्या करते हैं साहब, उपाय के पीछे भागते हैं। मैंने भी कई बार जैसे पोस्ट डालता हूं तो लोग नीचे पूछते हैं, मैं बोलता हूं कि भैया आपका शुक्र 9वें घर में है, मिट्टी की काली आंधी है, आपको गृहस्थी को लेकर तकलीफ आ सकती है, मगर तकलीफ कब आएगी, जब आपकी कुंडली में शनि अकेला नहीं होगा तब तकलीफ आएगी। दूसरा, शादी के बाद 13 महीने 13 दिन 13 साल के बाद तकलीफ आएगी। अगर तू अपनी पत्नी को सोने का कड़ा पहनाएगा तो तेरा बेटा होने के चांस 100 में से 80% बढ़ जाएगा। अब नीचे एक कमेंट आ जाते हैं कि जी हमारे पे तो सोना नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो मेरा ही जवाब होता है कि भाई जब तेरे पे एक कड़ा बनाने के लिए पैसे नहीं है तो बेटा करके वाइफ को प्रेग्नेंट होके वाइफ की जब डिलीवरी कराएगा, लाख रुपए खर्च करेगा, फिर बच्चे के छूछक पे खर्च करेगा, फिर बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करेगा, फिर बच्चे की आगे पे खर्च करेगा, तब पैसा कहां से लाएगा। वो सोने का कड़ा तुम्हारा ही है ना जी, तुम्हारी वाइफ ही पहनेगी ना, साला बाद में बेच देना। लेकिन हम उस पे काम नहीं करेंगे, हमें ऐसा उपाय चाहिए कि बस बोलो और सामने वाले के आज ही मेरा काम हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब सर आपने वाइफ की बात करी, अब कई लोग तो हैं वो तो शादी करना चाहते हैं, और कई लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन एक हम कहते हैं सफल विवाह, सक्सेसफुल मैरिज, और एक कहते हैं हम सक्सेसफुल एंड स्टेबल मैरिज, यानी सफल और स्थिर विवाह। अब ऐसा कौन सा योग होता है या ऐसा कौन सा कुंडली की रीडिंग होती है आपके द्वारा जो हम हमारे दर्शक जो हैं वो चीज़ को समझ पाए आसानी से कि उसमें सफल भी रहेगा विवाह, स्थिर भी रहेगा विवाह। क्योंकि आज की डेट में जैसे हम देख रहे हैं, कभी कहीं कोई किसी के चक्कर में शादी हो गई, लेकिन वो जी बेचारे की डेथ हो गई, या उसके खिलाफ साजिश हो गई, या शादी हो गई और उसके काफ़ी सालों बाद पता चला जी ये तो ज़बरदस्ती की गई थी तो डिवोर्स हो गया, या शादी हुई तो उसके अंदर कला कलेश है, वो सब है। आपको लगता है कि आपकी लाल किताब इन सब का जवाब भी दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। हम ना किसी एक पर्टिकुलर ग्रह को लेकर बात करते हैं कि ये शादी के लिए शुक्र को पकड़ लो, शादी के लिए आप बुध को पकड़ लो, या शादी के लिए बृहस्पति को पकड़ लो। मेरा ही मानना है कि किसी की भी कुंडली पे बात कर रहे हैं तो ना पहले उसकी कुंडली को पूरा समझने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। किसी व्यक्ति का राहु 7वें घर में बैठा है, अगर आप बाकी नॉर्मल लोगों से बात करेंगे तो वो ये बोलेगा इसकी मैरिड लाइफ खराब होगी। मेरा ही मानना है राहु अगर 7वें घर में है तो उसकी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की स्थिति देखो, क्योंकि वो जो 7वां घर है ना जी, वो बुध और शुक्र का घर है। मान लो किसी की कुंडली में बुध भी खराब है, शुक्र भी खराब है, अब वो कहता है कि इसका मंगल देखो, क्योंकि राहु को कंट्रोल करेगा मंगल। अब अगर उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल भी खराब है तो यहां पर बहुत सारी कंडीशन में तलाक ना बोल के सेपरेशन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति की जॉब इस प्रकार से रहेगी कि पता लगा वो महीने में 20 दिन आउट है। हो सकता है कि इस तरह की जॉब रहेगी कि पता लगा सुबह 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस ओपन होता है, लेकिन ऑफिस में देर रात तक काम होता है, व्यक्ति खुद घर पे 1 बजे आ रहा है, यह भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उस व्यक्ति ने कुत्ता पाला हो, इसलिए खराब हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिस मकान में वो रह रहा है उसके सामने वाला मकान में पहले बहुत बढ़िया फैमिली रहती थी, अचानक वो फैमिली बेच के चली गई और वो मकान खाली पड़ा है, इसलिए खराब हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उस व्यक्ति के घर की छत पे किसी ने कुत्ता पाला हो, आजकल फ्लोर सिस्टम है, हाँ जी, हो सकता है ऊपर पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन अब जो फैमिली आई है उन्होंने कुत्ता पाला है। बहुत सारे सर्कमस्टांसिस को टैली करके तब बोला जाता है कि भैया अब आपकी जिंदगी में मैरिड लाइफ का सुख नहीं है। शादी तो हर कोई करता है, लड़की वाले भी पैसा लगाते हैं, लड़के वाले भी लगाते हैं। शादी के 4 साल बाद क्यों टूटी, पहले दिन क्यों नहीं टूटी? शादी के 15 साल बाद क्यों टूटी? शादी के 10 साल बाद क्यों टूटी? पता लगा पहले रह रहे थे तो 4 कमरों का सेट था, अब पता लगा बाद में डिस्प्यूट हुआ तो फादर ने कहा भाई अपना अपना हिस्सा पकड़ो। अब वो व्यक्ति अच्छा खासा 4 कमरों के सेट से निकल के 2 कमरों के मकान में चला गया, और राहु 7 वाले को 2 कमरों के मकान में रहना नहीं,
उसे 3-4 कमरों का सेट होगा, तब जाके काम चलेगा, वरना उसका डाइवोर्स हो जाएगा। फिर डाइवोर्स के बाद सेपरेशन बोल दो, डाइवोर्स तो हो ही जाएगा। अब बात आती है कि बचाएं कैसे। तो कहता है 7वां घर गृहस्थी है, वहां पर अगर राहु बैठा है तो कहता है मंगल साउथ ईस्ट में होना चाहिए। मंगल 12वें घर में होगा तो तलाक नहीं होगा। तो यहां पे एक लाइन आ जाती है, गृहस्थी जलेगी मगर फिर भी चलेगी। मतलब झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, अलग अलग कमरे में सो सकते हैं, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक प्लेनेट कभी दारोमदार नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति का शुक्र खराब है, शुक्र 1 में, 4 में, 6 में, 8 में, 9वें घर में बैठा, इन 5 में से किसी भी घर में बैठा है। अब शुक्र खराब है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है मैरिड लाइफ खराब होने की, ये व्यक्ति हद से ज्यादा स्मार्ट होगा। अब जैसे कि मैं अधिकतर पॉडकास्ट में कहता हूं कि मुकेश अंबानी जी का शुक्र 6 में है, तो यहां पे शांत रहना है, वो शांत रहते हैं। अब भलवा बन के हलवा खाना है, जितना ज्यादा इसकी पत्नी रानी होगी उतनी मैरिड लाइफ चल जाएगी। किसी के बंद कमरे में कितने झगड़े हो रहे हैं ये वही जानते हैं, बाहर किसी को पता नहीं, वो एक अलग बात है। तो यहां पर हम ये कैसे, फिर बाद में ये बोलेंगे गृहस्थी जलेगी मगर फिर भी चलेगी। कभी कभी तो डाइवोर्स के केस के रीजन भी होते हैं कि किसी का बृहस्पति राहु दूसरे घर में बैठा है, बृहस्पति बैठा हो, राहु बैठा हो, तो वहां पर ये बोलता है कि अपने पार्टनर से नहीं बिगाड़नी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का बृहस्पति बैठा है दूसरे घर में, तो वहां पर यह है कि इस व्यक्ति की जिंदगी में अगर बम फटेगा तो किसी औरत की वजह से फटेगा, अगर ये किसी आदमी की कुंडली है, और अगर किसी लेडीज की कुंडली है तो किसी आदमी की वजह से फटेगा। तो भैया बम फटेगा का मतलब है कि गृहस्थी की अगर बात करें तो आप अपने पार्टनर से मत बिगाड़ो। कहा सुनी किसके घर में नहीं होती, सबके में होती है। कोई गली के बाहर निकल के लड़ लेता है तो मामला कोर्ट चला जाता है, कोई बंद कमरे में लड़के ड्राइंग रूम में साथ चाय पीते उनकी बच जाती है। ऐसे सूर्य 2 में अगर किसी का बैठ जाए तो फिर वही बात आती है कि भैया तुझे बिगाड़नी नहीं है 2 से, नंबर 1 पत्नी से और नंबर 2 जमीन से। अब जिसका सूर्य दूसरे घर में बैठा है वो या तो परेशान हो जाएगा पत्नी के थ्रू, उससे बिगाड़ देगा, या जमीनी कोर्ट के जितने लग जाएंगे वो घर पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रह दारोमदार है, एवरी सिंगल प्लैनेट रेस्पॉन्सिबल है आपकी मैरिज को लेके, बशर्ते वो ग्रह आपको क्या नहीं करने के लिए कह रहा है, क्या हमें वो काम करना चाहिए। तो सर लेकिन आप जैसे आपने लाल किताब पे अध्ययन किया है और उसके अनुसार आप ये बात कहते हैं कि जैसे किसी के घर में मतलब जो सामने वालों ने कुत्ता पाल रखा है या ऊपर वालों ने कुत्ता पाल रखा है, अब ऊपर वाले को तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तो कुत्ता अपना उसको ये बाहर आपकी कर दे। डेस्टिनी है ना जी, वो आज ही क्यों लेके आया, 5 साल बाद क्यों लेके आया, 5 साल बाद वो जो किराएदार आया है वही क्यों आया, बिना कुत्ते वाला क्यों नहीं आया। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप यहां से गुड़गांव बड़े प्यार से चले गए, इफ्को चौक पे कोई बाइक वाला आपको ओवरटेक करके आपकी गाड़ी भिड़ गई, आप किसे ब्लेम दोगे। यहां से गुड़गांव तक तो कोई बाइक वाले हजारों ने ओवरटेक की होगी, वही क्यों आया। ऐसा ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा, ये ही होगा। ज्योतिष में ये लिखा है, मनुष्य बंधा खुद लेख से, अपनी लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद कर्म पे अपने, कलम चलानी पड़ेगी, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। जब एक हिदायत है कि आपको 3-4 कमरों के सेट पे रहना चाहिए, आप 2 कमरों के मकान में रह रहे हो, फिर घूम फिर के सामने वाला कहता साहब इतना तो बजट नहीं है, बिल्कुल, तो फिर मैरिज के बारे में मत सोचो ना। किसने बोला है कि आपको मैरिज बचानी है, तो देन मूव ऑन, छोड़ो, आराम से आगे चलो, सिंगल रहो। मैं पैसे ले रहा हूं, 4 कमरों के मकान में जाओगे, आप जाओगे, किसी को घर बुलाओगे तो आप बुलाओगे, वो खुद कहेगा वाह यार 4 कमरों का सेट बहुत बढ़िया बना रखा है यार। हर चीज में तो आप ही का फायदा है, मेरा क्या फायदा है। मैंने तो एक बार एक मात्र जो मेरी फीस है मैंने आपसे वो ले ली, मैंने आपको कंसल्ट के माध्यम से आपको बता दिया। वो अगर जिसने बचानी है वो आपकी बात मानेगा, जिसने नहीं बचानी है उसके पास बहुत सारे एक्यूज होंगे कि भैया पैसा नहीं है, अभी समय नहीं है, मेरा ट्रांसफर की बात चल रही है, वाइफ को दिक्कत है, मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जा सकता है। क्योंकि कुदरत ने या तो उसकी बचानी है या नहीं बचानी है, 2 ही बात हो सकती है।
तो सर ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कुदरत की बात कर रहे हैं कि एक डेस्टिनी है, आपने अभी बोला ना ये शब्द डेस्टिनी यूज किया। कर्म, मैंने ये बात बोली थी, कर्म चले खुद कर्म पे अपने, कलम चलानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। 10वीं में मुझे अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो मुझे वो 3 घंटे पेपर में बैठना पड़ेगा और 3 घंटे कंटिन्यू मेरी कलम चलनी पड़ेगी, और कलम भी सही दिशा में चलानी है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही उतार के आगे 3 घंटे में, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत से तो 2 घंटे में करके नहीं मर जाते हैं, हाँ। वो भी 99% ले आते हैं। बहुत से 3 घंटे में पेपर छीनना पड़ता है, कॉपी छीननी पड़ती है, वो तब भी 70 लाते हैं। अंत में कलम तो चलानी पड़ेगी साहब। बट सर जैसे कोई कलम चला रहा है, कोई अपना कर्म कर रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, लेकिन उसको उपाय नहीं मिल रहा है कि सफलता कब मिलेगी। क्योंकि वो सही डॉक्टर के पास जाके उसने अपने ब्लड का टेस्ट नहीं कराया है। वो घर पे ही बार बार शुगर चेक करके, अच्छा 180 150 तो नॉर्मल होती है, चलो 30 फालतू है, कोई दिक्कत नहीं। वो घर पे ही शुगर चेक कर रहा है, वो डॉक्टर लाल पे नहीं जाना चाह रहा। वहां जाएगा तो वो 180 रुपए ले लेगा, घर पे फ्री में काम हो रहा है आराम से, वो 50 रुपए का 60 रुपए का निडल लाके चेक करे जा रहा है, वो जाने नहीं चाह रहा। तो बट सर एक बात बताओ ना, आज की डेट में इतने सारे डॉक्टर सर बैठे मैंने, हाँ ठीक है, हैं, इतने सारे डॉक्टर बैठे ठीक हैं, है। ठीक है। अब मैं कैसे मानूं कि ये डॉक्टर जो है मेरा इलाज कर देगा। मैं जैसे मान लीजिए कोई किसी के पास जाता है, एक एक ए पेशेंट एक बी डॉक्टर के पास गया, बिल्कुल। अब वहां जाकर बी डॉक्टर ने अपनी फीस भी ले ली, उसके पास उसका उपाय भी नहीं हुआ, लेकिन फिर मेरा भरोसा कैसे बनेगा आपके ऊपर। हाँ ये बात है, कहते हैं कि धक्के खाने के बाद ही मकान बनता है साहब। पहली बार में अगर मिल जाए तो फिर बात ही अलग है। लड़की देख, शादी के लिए भी 4 लड़कियों को रिजेक्ट या 4 लड़कों को रिजेक्ट करना पड़ता है। एक कैरियर बनाने के लिए भी 12 साल पहले 12वीं क्लास करनी पड़ती है, 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर, फिर 1.5 साल के धक्के, तब जाके आदमी कहता है। उसके बाद भी हम सब लोग 20 साल कड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, 20 साल। अंत में घर में अगर एक बिजली का काम कराना हो तो एक अनपढ़ व्यक्ति को बुला के बिजली का काम कराते हैं। हमारी 20 साल की पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मतलब 20 साल धक्के खाने के बाद भी, धक्के खाने वाला काम भी ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जो कुछ जिंदगी में धक्के खा रहा है। तो कहने की ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, ये तो आपको बार बार, जो ये तो आपका काम है ढूंढना ना जी। डॉक्टर तो अपनी जगह बैठा है, वही डॉक्टर लाल पैथलैब, डॉक्टर दीवान, ये अपनी जगह, HOD अपनी जगह है। हम उठ के वहां जा रहे हैं, हमें किसी ने सजेस्ट किया। जैसे आपने देखा मेरे माथे पे चोट लगी हुई है, ये चोट 25 साल पहले लगी थी, 25 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। अभी 6 महीने पहले उसमें हल्की हल्की गांठें आनी शुरू हो गई। एक डॉक्टर को दिखाया, उसने मुझे बोला कि आप ये टेस्ट कराओ, मैंने HOD पे कराया, बिल्कुल ठीक। फिर दूसरे को दिखाया, उन्होंने कहा मुझे डाउट है, इसको आप बायोप्सी कराओ, मैंने बायोप्सी कराई, वो ठीक। तीसरे को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं साहब, उसको कहा CT कराओ, हमने CT कराया, वो भी ठीक। फिर चौथे को दिखाया, उन्होंने कहा ये तो मुझे लग रहा है स्किन की प्रॉब्लम है। अब स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने एंटीबायोटिक लिख दी, फायदा किसी से नहीं हुआ, बीमारी कोई है नहीं। मतलब मेरी जेब में उन सबके हिस्से का पैसा पड़ा था, जो मैंने शुरू में कहा था कि आदमी दूसरे का जो पैसा देना ना उसकी जेब में है, तभी वो जाके दे रहा है। कहाँ मैं गाजियाबाद रह रहा हूँ, कहाँ मैं CT करा रहा हूँ पीतमपुरा जाके, कहाँ मैं बायोप्सी करा रहा हूँ गुड़गांव जाके, कहाँ मैं स्किन के डॉक्टर को दिखा रहा हूँ कृष्णानगर जाके। ढूंढा मैंने है, प्रॉब्लम मुझे है। प्रॉब्लम जिसको है उसका काम है, ऐसा नहीं कि मेरे से अच्छे पढ़े हैं, हम अच्छे के पास ही तो नहीं जा रहे। हम वो एस्ट्रोटॉक पे जा रहे हैं, 3 रुपये मिनट, 40 रुपये मिनट। हमने बोला कि साहब ऐसी दिक्कत है, उन्होंने कहा ये तो 2027 में ठीक हो जाएगी। अभी 27 आने में 2 साल बाकी हैं, मतलब 2 साल टूटनी है। हम ना प्रॉपर नहीं जा रहे, और कुछ नहीं है। तो सर अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आ गया और काफ़ी परेशान होके आया है, बहुत परेशान होके आया है, अब वो क्या देखेगा जी, CIL गुरु दीपक गुप्ता जी के पास में हाँ, जा उन्होंने रहा मेरी प्रोफाइल देखी, मेरी वीडियोस देखी, मेरे 2-4 वीडियो देखी, उससे अच्छा लगा तो मेरे जी, पास आ गया। आपके पास आ गया, ठीक है हाँ। सर। अब आपके पास आने के बाद उसे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, क्योंकि क्या देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, तो उसका बस एक ही उसका फोकस पॉइंट होता है, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, या मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है सर, आपके पास आया है तो उस व्यक्ति को क्या सोच के आपके पास आना चाहिए, और जब आपके पास सेशन ले रहा है तो क्या सोचना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट इस समझदारी के साथ आपके पास बैठे कि कुछ हो या ना हो, लेकिन ये इंसान जो है वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, क्या Right. सोचे वो।
जब भी कोई मेरे से पूछता तो मैं उस, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि साहब मेरे पे ना कर्जा बहुत है और मैरिड लाइफ खराब है, बच्चे दूर रहते हैं, बड़ा परेशान हूँ, तो मैं उसे ये कहता हूँ भाई समस्या का समाधान तो साहब मेरे पास नहीं है। मैं आपकी कुंडली देखकर आपको ये बता सकता हूँ कि आपने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था और ऐसा होगा। जब तक आप उस किए हुई बात की गिल्टी नहीं मानेंगे तब तक समाधान नहीं है। सपोज करो मैंने ये बोला कि सर अगर आपने किसी विडो का या बहन या बेटी का कोई हक मारा है तो सर आपको 42 के बाद बड़ी तकलीफ आएगी, और वो 48 का चल रहा है। अभी तो मुझे पता है, मैंने पूछा नहीं है, अब वो मेरे सामने आया, मैंने उसको पूछा, उन्होंने कहा साहब मेरे फादर ने बहन की एक पॉलिसी कराई थी और फादर ने बहन की शादी कर दी और उसके बाद 3 साल बाद वो पॉलिसी मैच्योर हुई, तो हमने वो पैसा निकाल के, हमने बहन से वो पैसा लेके मैंने वो अपने बिजनेस में लगाया था। अंत में पॉलिसी का पैसा किसका था? बहन का। पैसा किसने खाया? भाई ने। भाई ने। तो मैंने उसको जो लिख के दिया था कि अगर आपने बहन, बुआ या बेटी का हक मारा तो आपको 42 के बाद तकलीफ आएगी। अब वो कहता साहब वो तो आपकी बात ठीक है, अब तो हो गया। तो मैंने उसको बोला कितना अमाउंट था? उन्होंने कहा 3 लाख। मैंने 3 लाख दे दो वापसी। कहता सर वही तो नहीं है मेरे पास, पैसे ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ 20,000 दे दो, शुरुआत तो कर दो, 10,000 दे दो, उसे बोल दो भाई तेरा एक 3 लाख का अमाउंट मेरे पास है, मैं धीरे धीरे करके तेरे को उतारना शुरू कर दूंगा। वो 20 भी देने को तैयार नहीं। वो कहता है जी मेरी उससे बात नहीं बनती है, उनने हिस्सा मांग लिया था जी, हमारा तो उससे आना जाना बंद हो गया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे को तो मेरी फीस से मतलब, मैं उसे उसको बता सकता हूँ कि भाई ये तेरा काम है। मैंने किसी को बोला कि आप ना अपनी बहन से बात करते रहा करो। उन्होंने कहा साहब मेरी वाइफ बात नहीं करने देती। तो मैंने कहा भाई घर के बाहर जाके बात कर ले, बात करके नंबर डिलीट मार दे, जरूरी है सामने बात करनी है। मैंने किसी को बोला आपको नीम के ऐसे मकान में नहीं रहना जिस मकान के साइड में कोई पेड़ हो और उसका साया आपके मकान की छत पे आता। मैंने सबको तो नहीं बोला, उसको बोला क्योंकि उसका मंगल चौथे घर में। वो कहता साहब एक पेड़ है लेकिन पेड़ बहुत बड़ा, मैं कटवा नहीं सकता क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगी। मैं मकान बेच दे। कहता जी मकान तो 3 भाई के हिस्से में मैं बेच नहीं सकता, मैं किराए पे चला जा। सर इतना बजट नहीं। अब बताओ इस सारे एक्सक्यूज को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? पेड़ वो नहीं कटवा सकता, मकान वो नहीं बदल सकता, बहन से वो बात नहीं कर सकता, बहन को धीरे धीरे करके पैसा वो वापस देना नहीं चाहता। 20,000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। आप गाड़ी से अगर आए हो, मोबाइल का खर्चा है, घर का बिजली का खर्चा है, अपना खुद का खाने का खर्चा है। मैं तो सीधा बोलता हूं अगर आप पे 5 करोड़ का कर्जा है तो 1 करोड़ का कर्जा और ले लो। जब 5 करोड़ पे किसी ने गोली नहीं मारी तो 1 करोड़ का लेके बहन का 30 लाख 20 लाख 5 लाख जो देना निपटा दो। रास्ता तो वहीं से खुलेगा नहीं जहां आपने गांठ मारी है। हम उस पे काम नहीं करते। तो सर आपके हिसाब से जो लाल किताब है वो क्या है एग्जैक्टली? वो ज्योतिष है, वो हमें उपाय बताती है, या वो हमें ग्रहों की दशा बताती है? क्योंकि CIL गुरु दीपक गुप्ता जी तो कहते हैं जी लाल किताब जो है वो सर्वे सर्वा है, वो उससे आपको देखना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ रखा है, मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ आप उसके ज्ञाता है। अब एग्जैक्ट। जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ा, उसका करिकुलम अलग था। हाँ आप किसी स्कूल में पढ़ो, उसका करिकुलम अलग है। लेकिन मैं अपनी कही चीज को सर्वोच्च मानूं, बिल्कुल। उसको सुप्रीम मानूं, तो वो कितना सही है? मैं अपने लिए तो भाई एक होता है कि जो दीपक गुप्ता या कोई भी एस्ट्रोलॉजर लाल किताब पढ़ा रहा है उसकी लाइफ में इतनी सारी भसूड़ियां हैं। कर्जे में वो है, बेटा उसके नहीं है, खुद किराए के मकान में रह रहा है, खुद डेवलप नहीं हुआ, खुद आज भी साइड में नौकरी कर रहा है, साइड में एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। तो ये बंदा क्या गाइड देगा दुनिया को? हमने भी 19 साल जॉब करी है, हमने भी मार्केटिंग की जॉब करी है। हम भी 30 तारीख को तालियां बजती थी, 1 तारीख को 0 हो जाते थे, फिर 1 तारीख को टारगेट मिलता था, फिर 30 तारीख को तालियां बजती थी। हमने भी पूरी लाइफ ऐसी काटी, हमने भी टूरिंग जॉब देखी है, हमारे भी बेटा लेट हुआ है। 2016 में जब हमने लाल किताब के अंदर थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि किसी विषय को ना जब तक आप 10 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने कहा यार 2 उपाय लिखे हमारे के अंदर कि आपके बेटा हो सकता है, उसमें 2 कंडीशन है। नंबर 1 कान में सोना पहनो,
नंबर 2, आपके घर में कुत्ता पालो। अब मेरे फादर 19 अगस्त 2018 को मेरे बेटा हुआ है, और 18 अगस्त 2018 को मेरे फादर 2 कुत्ते के पिल्ले ले आए, एक रात पहले। मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे फोन किया, यार 2 बच्चे लेके आया हूं, एक तू रख लियो, एक मैं रख लेता हूं। मैंने कहा भाई मैं तो रखूंगा नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ को डॉग से फोबिया है, मैंने नहीं रखना। उन्होंने एक रख लिया। एक जब रात को लाया तो लाजी बात है, रात को तो छोड़ने जाएंगे नहीं ना जी, और सुबह भी छोड़ने जाएंगे तो 8, 9, 10 बजे के बाद ही जाएंगे जिसके यहां से लेके आएंगे। अब विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन सुबह 8:16 पे मेरा बेटा हो गया। बेटा होना था, एग्री, कोई ये नहीं कह सकता कि अजी हाँ कुत्ता पालने से या कान में सोना पहनने से अगर बेटा हो जाता तो दुनिया पाल लेती। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि एक रात पहले मेरा बापू लाया क्यों, कुदरत ने भेजा क्यों, मैंने 16 में कान में कुंडा डाला क्यों, मैंने डाला ना जी, मेरे साथ ही घटा ना जी। अब उस कुत्ते के पिल्ले ने हमारे घर पलना था, और आज वो कुत्ते का, अब मेरे जितने मेरे बेटे की उम्र उतने उस कुत्ते की उम्र, क्योंकि वो भी उसी दिन एक दिन पहले आया। तो कुछ उपाय बाय डिफॉल्ट होते हैं। हो सकता है मैंने ये ना पहना होता, मेरे पापा वो कुत्ते का पिल्ला एक दिन पहले ले आते, यही होता। तो कुछ उपाय बाय डिफॉल्ट है जो पता ही नहीं चलता, हम खुद ब खुद वो काम कर लेते हैं, या कुदरत करवा देती है। कुदरत करवा देती। जैसे बृहस्पति चौथे घर में है तो कहते हैं कि मंदिर में घंटा लगवाओ। मोदी जी का बृहस्पति चौथे घर में है, उन्होंने केदारनाथ में घंटा लगवाया। मेरा भी बृहस्पति चौथे घर में है। तो मैं नैनीताल घूमने गया, तो आपने सुना होगा गोलू देवता का मंदिर जी, वहां पे घंटियां बनती हैं। अपनी विश लिखो तो एक पर्चे पे घंटी के साथ बांध दो। हमने भी नीचे से घंटा लेके बंधवा दिया। उसके बाद से हमारा भी काम चल पड़ा। काम तो चलना है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, मैं लॉजिक पे टॉपिक पे समझा रहा हूं। वो बात है, तब मेरे पे 25 लोग होंगे, आज 45 होंगे। हो सकता है समय के हिसाब से जैसे जैसे आदमी पढ़ाता है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे तजुर्बा भी बढ़ता है, आमदनी भी बढ़ती है, हर पैरामीटर बढ़ता है। मगर एक उपाय है ये, वो तो उन्होंने भी बाय डिफॉल्ट किया, उन्हें किसी ने बोला थोड़ी, हमने भी बाय डिफॉल्ट किया, हमें भी किसी ने नहीं बोला। अंत में जब उसको पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस में गए तो पता लगा यार कि ये भी एक रेमेडी बन सकती है। बट सर क्या क्या है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद, लाइफ में उतार चढ़ाव देखने के बाद, लोगों से डील करने के बाद, एक ऐसी चीज जो पता नहीं कब कहाँ किसी ने लिख दी, आप उसको शास्त्र बोल लीजिए, आप उसको लाल किताब बोल लीजिए, आप उसको ज्योतिष बोल लीजिए, उसके ऊपर अगर हमें विश्वास करना हो लेकिन हमारा मन अलाउ नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? ये बात ऐसी है, राम जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वो कैसे दिखते हैं? हमने तो जो तस्वीरों में देखा है, हाँ, कैसे दिखते हैं? क्योंकि उनको गले में उनके सांप है, नहीं, वो तो या वो कृष्ण जी वो चक्र लेके खड़े हुए या गदा लेके खड़े हुए, नहीं, क्या चीज है? उनके हाथ में धनुष है, बाण है, सर किसने पे बताया मुकुट आपको? है। ये पहले से जो फोटो बनी है या रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामायण को भी तो किसी ने लिखा, उसको किसने बताया? वाल्मीकि जी ने लिखा है नहीं जी। तो इसका मतलब है कि जो लिखा है हम भी तो वही पढ़ा रहे हैं, हमने थोड़ी किताब लिखी है। और जिसने लिखी है उसने 1939 में, 1939 में जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय वो किताब लिखनी शुरू करी। चाहे उन्होंने 1000 किताबों को देखा, उनमें से कॉपियां मारी, कट पेस्ट कॉपी किया, एक लिखने के लिए भी जुनून चाहिए। और उसको लिखते लिखते 1952 में उन्होंने किताब छापी। तो मैं तो 1952 वाली किताब को ही तो पढ़ा रहा हूं। आज अगर हम घर में रामायण पढ़वाते हैं या रामायण का पाठ रखते हैं, वो क्या पढ़ता है? वो भी तो वही पढ़ता है ना जो किताब में लिखा हुआ है, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी के अंदर लिखी सारी बातों को मानते हैं। तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। 1952 में जो किताब लिखी गई है, जिसको मैंने नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, मेरे जिनसे मैंने पढ़ा उन्होंने देखा उनको, तो मैं भी वही पढ़ा रहा हूं जो उन्होंने लिखा। उन्होंने जो लिखा है वो भी तर्कसंगत है, जो आज अगर मैं पढ़ाता हूं या बहुत से लोग पढ़ाते हैं तो वो अप्लाई होता है, तभी तो पढ़ा रहे हैं जी। भाई 2016 में मैंने पढ़ा, मैंने उसको अप्लाई किया,
वो मेरे पे अप्लाई हुआ। फिर मैंने एक बैच पढ़ाया, जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी कुंडली पे अप्लाई किया। फिर मैंने अगला बैच पढ़ाया, फिर मैंने अगला बैच पढ़ाया, फिर उन्होंने भी आगे पढ़ाया। ये तो देखा जाए तो MLM कंपनी होगी। मैंने दो तैयार किए, उन्होंने आगे 2 तैयार किए, उन्होंने 2 को पढ़ाया, उन्होंने फिर 10 को पढ़ाया, उन्होंने 100 को कंसल्टेंसी दी। कहाँ से दी? 1952 की बुक से दी। और उसमें कई ज्योतिष कोई भी हो, वहां पे यही एक बात बोली गई है कि भाई ऐसा करके देख लो, शायद आपका रास्ता खुल जाए। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भाई 3-4 कमरों के सेट पे चले जाओ, शायद रास्ता खुल जाए। अगर आपने कुत्ता पाला तो उसको हटा दो। अगर आपके घर में शुक्र खराब है तो आप थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लो। अगर आपका मंगल 9वें घर में बैठा है तो बड़े भाई का आशीर्वाद ले लो। बड़े भाई से मत बिगाड़ो, अगर बिगाड़ो तो मुंह के बोल मत बिगाड़ो। एक यही तो बोला है कि आपको ऐसे मकान में नहीं रहना है जिसके ऊपर पेट का साया आता हो। इंडिविजुअल उसकी बात हो रही जो रह रहा है, जिसका मंगल 4 में है, सबके लिए थोड़ी है। अब जो फार्म हाउस में रह रहे हैं तो वहां पे नीम के भी होंगे, पीपल के भी होंगे, आम के पेड़ भी होंगे। चलिए ठीक है सर, मैं इस बात को मानता हूँ कि आपने 1952 की पढ़ी हुई किताब को आज पढ़ा आपने खुद, बिल्कुल। और खुद अब आप उसको पढ़ा रहे हैं, और जिनको पढ़ा रहे हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करके, मतलब बेसिकली आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपने ट्राई एक किया। ऐसा होता है ना कि अकेला मैं ही हूं, अकेला मैं हूं जी, मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे जैसे कम से कम मेरी जो नजर में है भाई 150-200 तो वो है जो टॉप लेवल पे पढ़ा रहे हैं, और जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं वो हजारों होंगे, और जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं खाली वो और 10-20 हजार होंगे, और जो बिना कंसल्टेंसी के, बिना लाल किताब को जाने बाय डिफॉल्ट जो काम कर रहे हैं। जैसे किसी ने शमशान में पीपल का पेड़ लगा दिया, किसी ने मंदिर के अंदर घी दान कर दिया, कोई हर बार भंडारा ही भंडारा कराया जा रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट वाड्रा का, जी। उनकी कुंडली में शनि बैठा है 11वें घर में, हाँ, तो रॉबर्ट वहां पे वडेकर। लिखा है कि धर्म के साथ रहेगा तो दुनिया भी सजदा करेगी। अब अगर दुनिया की नजर में देखा जाए तो वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो हनुमान मंदिर पे भंडारा कराते हैं हर महीने ITO पे। उन्हें किसने बताया? मैं तो नहीं बताया। कब से करा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, क्यों करा रहे हैं शायद उन्हें भी नहीं पता। ग्रह बाय डिफॉल्ट करा रहा है ना अपने आप काम। अब कोई बोले कि वो हिंदू का वोट बैंक के चक्कर में, वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर हो सकता है, मगर वो बंदा भंडारा क्यों करा रहा है? क्योंकि वहां लिखा है धर्म के साथ रहेगा तो दुनिया भी सजदा करेगी, अगर उम्र में छोटा भी हुआ तो दुनिया तेरे से मशवरा करेगी। और शनि की बेड़ी से बेड़ा पार लगेगा, इसका मतलब वो व्यक्ति काम ही शनि का करता है, प्रॉपर्टी का। वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था कि नहीं। तो कहीं कहीं कुछ चीजें हम अपने आप करते हैं, अपने आप। कुछ चीजें किसी के कहने के बाद करते हैं, और कुछ चीजें किसी के प्रेशर में करते हैं। ये सारी तो सर मतलब कुल मिला के जो निचोड़ निकाला जाए इस चीज़ का, इस पॉडकास्ट का, कि जो लाल किताब है वो डराने की या डरने की चीज़ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझने उसमें 2 की ही चीज़ चीजें है। आती है कि मुझे ऐसा कर लो तो शायद, भाई मैं कहता हूं आपने नहीं किया तो करके देख लो, फायदा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आप पहले भी कौन सा कर रहे थे? भाई मैंने अगर आपको बोला चांदी की चैन पहनो, अब आपने कहा भाई साहब ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे भाई साहब 3 महीने पहन के देख लो, फायदा मिले तो ठीक, वरना फिर उतार के रख देना, कौन सी दिक्कत है? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो चीज है। ठीक है सर, लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कुछ चीज़ें करने से, जैसे भले वो किसी ने बोला हो या नहीं बोला हो, अपने मन की शांति उससे बिल्कुल। मिलती है। तो आपके जो ज्ञान है उसको मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे समझना था, जानने की उत्सुकता थी कि लाल किताब क्या है, और आपने खुद ही बताया कि वो आज की नहीं लिखी, 52 की लिखी है। 1952 की लिखी हाँ, हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में प्रिंट हुई हाल है, फिलहाल में प्रिंट और नहीं किसी ने है। उसको 1939 में लिखना शुरू उन्होंने किया शुरू था। किया था। पहली हाँ। बुक उनकी 1939 में आई थी। हम्म। सोचो अगर पहली बुक 1939 में आई है तो लिखना कब शुरू किया होगा? 1-1.5 साल तो लगा होगा जी, 2 साल तो लगे होंगे। और आई थिंक शायद मैंने शायद कभी किसी के मुंह से इतनी डिटेलिंग नहीं सुनी है कि किसने कब लिखा और कब उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ नाम बोल देते हैं कि जी लाल किताब है। तो आपके पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ नहीं, मैं देखो लाल किताब बेसिक के कम से कम 82 बैच पढ़ा चुका हूँ, 82। बैच। और लाल किताब एडवांस के अभी मेरा रिसेंटली 22 बैच खत्म हुआ है।
और जो बेसिक बैच होता है मेरा 10 दिन का होता है, जिसमें 2 घंटे कंटिन्यू क्लास होती है बिना कोई कहानी बनाए। और जो एडवांस का बैच होता है वो कम से कम 60 से 65 दिन का होता है। कंटिन्यू क्लास होती है, रेगुलर होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। उस 2 घंटे में मैं जब पढ़ाते समय उस प्लेनेट के करेक्टर में बिल्कुल कुंडली के अंदर उतर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि केवल कुंडली आपसे डिमांड जो करती है ना पॉजिटिव वे में, आप पहले उसको पकड़ो, पहले उसको पकड़ो। संतान के लिए मैंने कौन सा बड़ा उपाय बताया? मैंने ये बोला कि भैया आपको गुरु ग्रह का करे उपाय, दोनों दुखों दूर, कुल तेरी बढ़ती रहे, माया मिले जरूर, तो बेटा भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। गुरु का उपाय तो कर भैया, किसी को कुल पुरोहित मान लो अपने, मैं उसको उसके कुल देवता के स्थान पे तो लेके जा रहा हूं, मैं उसको उसकी कुल देवी याद करा रहा हूं। जैसे आपने बोला कि भाई मान लो मुझे नहीं पता, अगर आप अपने बच्चे के शादी करने लोगे, अभी आप गांव के 50 आदमी बुला लोगे, जो 50 आदमी गांव के बुला रहे हो, क्या उन्हें भी नहीं पता? हम क्या सोच रहे हैं, मम्मी को पता नहीं, चाची है नहीं, चाचा को पता नहीं। अगर हम एक बार गांव हो आए, आपको वो भी पता लग जाएगा साहब। हम जाना नहीं चाहते। जैसा आपने बोला कि कंपटीशन का दौर है, बिजी शेड्यूल होता है, इंसान नहीं जाता है। तो संतान चाहिए तो आदमी दर दर ठोकरे खाता है। माता रानी के दरबार से लेकर मजार की पीर तक आदमी ने माथा टेका है संतान के लिए। अकबर को ही पकड़ लो, आगरा से लेकर फतेहपुर सीकरी तक पैदल गया था ना जी। किसके लिए गया था? संतान के लिए। और फतेहपुर सीकरी का जो किला है, जब उसके बेटा हो गया तो उसने कहा मेरे लाल आ गया, इसलिए मैं इसको लाल पत्थर से बनवाऊंगा। उसके बाद उसने भी लाल किला बनवाया। तो संतान के लिए आदमी अपना बाप अपना ब्लड, अपने ऑर्गन तक डोनेट कर सकता है। मैं तो खाली आपको आपके कुल देवता के मंदिर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सर, आपका मैं शुक्रिया अदा किस हिसाब से अदा करूं, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप सामने वाले को तर्क संगत बात ना बताओ, वितर्क बात करते रहो, तो उसका कोई तर्क नहीं रहता। लाजी बात है। देखो जी, हम जो मेरी जो एज है ना 50 है, आपकी भी एज माशाल्लाह कम से कम 35 के आसपास तो होगी, है नहीं? तो एक ये जो एज होती है ना 25 से लेके 40-45 की एज, वो व्यक्ति भरा होता है, उसे ना हर चीज को जानने की इच्छा है। तो मैं शुरू से ये कहता हूं कि भैया मेरे से आप क्वेश्चन मत लो यार, मैं, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन लोगे फिर मुझे उसी का जवाब देने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें कुंडली को समझना है, मुझे उपाय नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूंगा आप हफ्ते में 1 दिन दूध मंदिर में देके आओ, आप मेरी बात कब तक मानोगे? 2 बार, 4 बार, 10 बार, महीना, 2 महीना, 1 बार भूल जाओगे। लेकिन अगर मैंने वहां पे आपको इतना बोल दिया कि भैया घर के नॉर्थ वेस्ट में चांदी की डिब्बी में चावल भर के रख दो, अब आप कहोगे यार चांदी की डिब्बी तो महंगी आएगी। तो भैया करता रहे, पर तू ये फिर तू हर हफ्ते 25 रुपए की, 30 रुपए की अमूल की दूध की थैली मंदिर में देता रहे, वो तेरे लिए ज्यादा बेटर है। अरे वो कभी कभार दे दो, लेकिन घर में चंद्रमा कायम कर लो। या 5 किलो का चावल का पैकेट हर व्यक्ति के घर के अंदर बंद होना चाहिए, एक पैकेट सील होना चाहिए। जब दूसरा पैकेट खत्म होने लगे, फिर एक पैकेट ले आओ, फिर जो बंद पड़ा है उस पैकेट को इस्तेमाल करो। अब आदमी ये भी नहीं कर सकता, तो भाई साहब फिर डॉक्टर लाल पैथलैब भी क्या करेगा? वो तो खाली इतना बता देगा आपका कोलेस्ट्रॉल 570 है, भैया दवाई खाए जाओ और मैनेज किए जाओ। लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है, लेकिन उसके लिए उसके लिए लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। अब हम अपनी कुंडली को ठीक करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझने को तैयार नहीं। सर, आई थिंक हमारे दर्शकों को अब इतना ज्ञान तो हो गया होगा, या इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो तो संज्ञान में आ गई होगी कि अगर आपको लाल किताब के बारे में कुछ भी चीज़ जाननी है, समझनी है, तो आप CIL गुरु दीपक गुप्ता जी के पास आइए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, वो पढ़ा भी रहे हैं, और पढ़ाते हुए मुझे लगता है कि इंसान को ज्यादा पता चलता है। तभी देखो, एक टीचर साइंटिस्ट नहीं बना, वो IRS नहीं बना, वो टॉप लेवल पे नहीं गया, वो SDM नहीं बना, मगर उसने कितने SDM बना दिए, उसने कितने साइंटिस्ट बना दिए। क्यों? वो उस मूलभूत को पढ़ा के वो खुश था, अपनी लाइफ से खुश था। अब खान सर ने कितने IPS, कितने UPSC, कितने SSC क्रैक करा दिए होंगे, वो बंदा नहीं बना। क्यों नहीं बना? उन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक हूं, लेकिन अब मेरी कम्युनिटी जो एक मतलब इंसानियत की कम्युनिटी है, अगर वो ग्रोथ करेगी तो सारे ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल सर।
भाई हम समय से अगर शादी, एक एज होती है शादी की, हमारे हिंदू धर्म में शादी की एज मैं जो मानता हूँ 22 से लेकर 28 के बीच में शादी हो जानी चाहिए। जी। मगर प्लेनेट की डिमांड नहीं है ना। हम्म, किसी का चंद्रमा पहले घर में बैठा है, कहता 24 से पहले शादी कर, हम्म, जैसे मोदी जी की होगी। हम्म, अब किसी का शुक्र 9वें घर में बैठा है, कहता 28 के बाद शादी कर। हम्म, किसी का शुक्र 6 में बैठा है, कहता 28 के बाद बेटा कर। अब किसी की शादी 21 में होगी तो बेटा दोगे 23 में, लेकिन शुक्र 6 वाले को बेटा करना है 28 के बाद। अभी ये कुदरत ने डिसाइड कर रखा है कि किसको कब बनाना है। लेकिन हम एज ए मशवरा तो दे सकते हैं ना भाई, अगर आपका शुक्र 6 में है और अगर आप मेरे पास आए हैं और आपकी शादी 25वें साल में हुई है, तो मैं यही बोलूंगा भाई साहब 3 साल प्लानिंग मत करो। बेटी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बेटा हो गया ना 28 से पहले, तो फिर आपको फाइनेंशियल दिक्कत आएगी। अब मुकेश अंबानी जी का शुक्र 6, उनका बेटा हुआ 34 साल में। मैं कहता हूं कि अपनी कुंडली को अगर आपने ठीक करना, तो आप सेम प्लैनेट को किसी ऐसे सेलिब्रिटी की कुंडली में ढूंढो कि यार इसकी कुंडली में भी यही प्लैनेट है, ये क्या करता है, इसकी क्या दिनचर्या है, इसने ग्रह को कैसे ठीक किया, क्या क्या कुंडली की डिमांड थी। अगर इसने वही सारी पूरी करी और ये वहां पहुंच गया, चलो मैं वहां नहीं पहुंचूंगा, साला जीने के एक स्टेप तो बढ़ जाऊंगा। हम अपनी ख्वाहिशों पे काम करते हैं, ख्वाहिश नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजी केवल समस्या का समाधान है, ख्वाहिशों का समाधान नहीं है। वाह सर, या इस बात पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बढ़िया बात जो आपने कही है ना, कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो समाधान समस्या है, का समाधान समस्या है, का समाधान ख्वाहिश है, का नहीं है। ख्वाहिश का समाधान मेरे पे है। 15 करोड़ का कर्जा है, अगर तेरा कर्जा उतारने की मेरे में हिम्मत होती तो मैं खुद 15 करोड़ लेके अपने भाई को 15 करोड़ दिला के कर्जा नहीं उतार सकता था। मैं इतना बता सकता हूं कि भैया ये कर्जा जहां से शुरू हुआ था, वो डेस्टिनी पॉइंट क्या था, उसकी अगर आप गिल्टी महसूस करें तो 1-2 साल लगेगा, कुछ धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को अपनी समस्या का समाधान चाहिए, या आप लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं, या जितनी परिपक्वता के साथ आज हमें दीपक सर ने बताया है लाल किताब के बारे में, समाधान के बारे में, उसकी डिटेलिंग के बारे में, आप ये बनना चाहते हैं, तो कृपया करके इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और CIL गुरु दीपक गुप्ता को संपर्क करिए, ताकि आप भी जान पाएं और उतनी परिपक्वता के साथ सीख पाएं कि लाल किताब क्या है, उसमें उपाय कैसे हैं और समाधान कैसे निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कैसे सर, निकला जाता है। दिव्य संकेत पे आने का और अपने समय देने का और हमें बताने का कि एक्चुअल में लाल किताब जो है वो समस्या का समाधान देती है, ख्वाहिशों का ख्वाहिशों का नहीं देती। धन्यवाद सर। धन्यवाद।